नमस्कार साथियों। आज नव भारती परिवार उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज कक्षा 11 के भौतिक भूगोल विषय के रूप में अध्ययन का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें भूगोल को एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन है, उस रूप में सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द PHY यानी जियो और ग्राफी यानी दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी शब्द बना है और उसके आधार पर ही हम इसका अवलोकन करेंगे। तो जियो यानी पृथ्वी, अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफ यानी आकार यानी पृथ्वी का आकार कैसा है। तो साधारण शब्दों में बात करते हैं तो भूगोल का अर्थ आता है कि पृथ्वी का स्पष्ट वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो बात आती है कि पृथ्वी का स्पष्ट वर्णन करना भूगोल ही कहलाता है। तो इस रूप में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भूगोल क्या है। तो धरातल पर जितने भी पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, वनस्पति है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है और विभिन्न रूप में जो अग्रणी संसाधन के रूप में जो भूमि से आंतरिक भाग से बाहर की ओर प्रकट होते हैं, उन्हें विभिन्न स्तरों पर उसका परिचालन किया जाता है और उसके आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है, तो वो हमें प्राप्त होता है। तो भूगोल का अर्थ इस रूप में इसका अर्थ ये प्रारंभ हुआ। तो बात आती है कि किस रूप में इसको अलग लेंगे। तो भूगोल एक क्षेत्र के रूप में अध्ययन। तो सबसे पहले एक विद्वान थे इराटोस्थेनीज। तो इराटोस्थेनीज ने एक ग्रीक विद्वान थे। तो जर्मन भूगोलॉजी या ग्रीक विद्वानों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जितने भी आंतरिक भाग और बाह्य भाग पर जो भूगर्भिक शक्तियां कार्य करती हैं, उनका निर्धारण किस रूप में किया जाए। तो इसमें दे रखा है कि एक रूप में किसका परिचालन होता है। तो यह दे रखा है ग्रीक विद्वान ने 274 से लेकर 194 ईस्वी पूर्व इन्होंने वर्णन किया था और ये ग्रीक शब्द था, यानी ग्रीक शब्द था जियो और पृथ्वी और ग्राफी वर्णन से प्राप्त किया जाता था। यानी दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बनता है कि पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन किस रूप में हो, तो एक विस्तृत जानकारी पृथ्वी के क्षेत्र के रूप में क्षेत्र के रूप में हो। तो देखिए पृथ्वी को परिभाषित किया, ये बहुआयामी होते हैं, विस्तृत रूप में होते हैं, ये समाकलन के रूप में होते हैं, ये आगे की ओर मेंटली जितने भी जानकारी होती है पृथ्वी से रिलेटेड उनमें कार्य करते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई भी पृथ्वी के कोई भी बहुआयामी प्राकृतिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान जैसे भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र, जियो पारिस्थितिक तंत्र, इस रूप में इसका वर्णन किया जाता है। और उसके सामाजिक विज्ञान के रूप में भी और अन्य सविज्ञान के रूप में भी उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र, जिसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में जितने भी इकोनॉमिक है, जैसे मान लो हमारी कृषि के क्षेत्र से है या प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय और परिवहन के साधन, व्यापार वाणिज्य के साधन, उनके रूप में इसका वर्णन किया। इतिहास यानी प्राचीन काल में पृथ्वी कैसी थी,
गोंडवाना लैंड ट्रस्टी की आकृति थी, या प्लास्टन की आकृति थी, या किस किस हिमयुगीन आकृति थी, तो उसके और इतिहास कैसा था कि मानव पहले आदि जंगलों में रहता था, कंद और फल फूल लेकर अपना जीवन व्यापन करता था और उसके आधार पर अपना जीवन का संचालन करता था। और सबसे पहले मानव ने पहिए का आविष्कार किया, उसके बाद वो जंगलों में रहने लगा, जंगलों में पत्थर को एक दूसरे से रगड़ खा, मतलब एक दूसरे से टच करते हुए उसने भाप के उसका आग का आविष्कार किया। इस रूप में इसका वर्णन प्रारंभ हुआ। फिर समाजशास्त्र, यानी समाज में मानव की क्या भूमिका है, समाज में परिवार के साथ वो कैसे रहता है, उसके रेंज के साथ, रहन सहन के साथ उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में उसका हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आती राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में राजनीति की स्थिति कैसी है, यानी राजनीतिक सीमाएं कैसी है, जो हमारी इंडिया भारत है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उसकी पड़ोसी देश सीमाएं कौन कौन सी है, उनसे सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण कैसा है, और उसके आधार पर हम उसका वर्णन करते हैं। फिर बात आती है आपके धरातल की वास्तविकता और विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, कि धरातल पर किस किस रूप में रिलेटेड। अब मान लो धरातल की बात करते हैं तो प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ जो सीधे ही हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे प्रकृति, जैसे मान लो जल, मिट्टी, वायु, खनिज और अंदरूनी जो धात्विक और अधात्विक तत्व होते हैं उनके रूप में उसका वर्णन किया जाता है। फिर विज्ञानों से विषय वस्तु का विधि तंत्र के रूप में, कि इनकी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के समझ, यानी प्रकृति और समाज के मध्य इनका क्या संबंध है, और संबंध के आधार पर कितना हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक विस्तृत अध्ययन के रूप में बताया, जो स्थिति को कोरिलेट करते हैं आगे की ओर। फिर आता है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी इंटीग्रेट की हम बात करते हैं तो एक रूप का भूगोल एक समाकलन है, यानी भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेटिक्स विषय भी है। तो अब बात आती है कि संश्लेषण, यानी भूगोल एक छोटे रूप में भी इसका अर्थ देखें तो आप देखा कि पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन भूगोल कहलाता है। कितना छोटा शब्द है कि हम भूगोल की परिभाषा जियो प्लस ग्राफी, यानी पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी यानी आकार, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी का चित्र में व्यवस्था कैसी है, पृथ्वी गोल रूप में कैसी है, पृथ्वी का किस रूप में एक कालिक संश्लेषण माना जाता है। तो ये कहता है कि एक संश्लेषणात्मक भूगोल भी कहलाता है। तो पृथ्वी का स्तर वर्णन करना एक सरल छोटा भूगोल है, लेकिन वैसे देखा जाए तो विस्तृत रूप में बहुत बड़ा है और बहुत इंट्रीगेट का बरस करता है तो क्षेत्र के संश्लेषण पर। तो फिर बात आती है कि पृथ्वी के धरातल पर जो भौगोलिक स्थिति होती है उसके साथ किसी क्षेत्र की सही स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम भूगोल में मानचित्र का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें एक समाकलन के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो एक बोले कालिक विश्लेषण का प्रयास भी करता है। तो कालिक विश्लेषण यानी कोई भी कालक्रम के अनुसार किस किस रूप में किस काल में युग आया था, इस युग में ये हुआ था, उसमें मरुस्थल विस्तार हुआ नहीं हुआ, तो ये सब उस चित्र के रूप में हम इंटीग्रेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्रकृति एक समग्रता भी हो सकती है समाकलन में, यानी प्रकृति में एक समग्रता भी हो सकती है और इस तथ्य में प्रकृति समग्रतात्मक है। प्रकृति एक समग्रतात्मक है और उस रूप में उसका क्लियर है, यानी प्रतिबोधक होती है। तो परिवहन के बेहतर साधन तथा बढ़ती हुई गंभीरता के कारण दूरियां कम हो गई। अब परिवहन के साधन आ गए। पहले आप देखते हैं कि हम पैदल जाते थे, भाई यहाँ से हमें ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर जाना है और वहाँ पर अर्थव्यवस्था की हमें देखभाल करनी, हमें कोई न कोई शिक्षा संबंधी, आर्थिक गतिविधियां संबंधी, व्यापार संबंधी या किसी रूप में हम उसका प्रयोग करते थे। तो उसी के आधार पर क्या करते थे कि बढ़ती प्रवृत्ति, यानी हम साधन, परिवहन के साधन, तो पहले क्या होते थे छोटे मोटे घोड़ा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या फिर साइकिल, अब और पैदल भी चलते थे। अब क्या आ गया, परिवहन के साधन आ गए, जैसे टेम्पो है, टैक्सी है, बस है, रेल है
या इससे संबंधित कोई न कोई परिवहन के साधन, तो उससे हमें प्राकृतिक तथ्यों में निर्धारण करने में एक विकट परिस्थिति को बदलने में प्रयास किया। तो फिर ये कहता है कि सूचना तकनीकी में आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया और तकनीक ने प्राकृतिक तथ्यों और आर्थिक और सामाजिक एक पैरामीटर के रूप में निरीक्षण कर दिया। तो ये बेरिक्स सेशन, तो फिर क्या किया इन्होंने, टेक्नोलॉजी बनाई कि जो भी डेटा है, मान लो किसी भी रूप में कोई भी डेटा है, जैसे हमने कोई भी डेटा लिया, जैसे 1 2 3 4 5 9 10 11 15 17 19 20 50 60 70 90, उसके बाद 99 100, यानी मान लो 1 से लेकर और मैं 100 तक इस पूरे ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारा डेटा ले लूं और उन डेटाओं को एक साथ रिप्रेजेंट करूं, यानी मेरा ये कि सूचना तकनीक के माध्यम से जो आंकड़े हैं उनको बहुत समृद्ध बना सकूं इस पर, और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर और 100 तक डेटा लिख लिए, और एक क्लास में एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के 1 से लेकर 100 तक मार्क्स आए सभी विषयों में, और उसका संक्षेप में उसको एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि उसके ग्रुप बनाऊंगा, यानी 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो इस प्रकार में 100 तक, यानी 90 से 100, और ग्रुप बना के लिखूंगा कि भाई एक कितनी बार आ, 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या ली, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 1 से लेकर 7 आ रही है, उसके बाद 8, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 1, फिर 2, और इनका टोटल निकाल के तो मैं एवरेज निकालूंगा कि इस विद्यार्थी के कितने अंक इसमें है। तो ये कहता है कि तकनीकी के आधार पर जो प्राकृतिक जो तथ्य थे, एलिमेंट थे, उनको एक पैरामीटर तय करके और उनके आधार पर एक संश्लेषण का अवसर को रूप में, विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथ्यों को समाज के रूप में हमने प्रस्तुत किए और उसका विश्लेषण कर दिया। तो इस रूप में ये हमने एनालिसिस कर दिया। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे तो एक विश्लेषण के रूप में इसको अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, तो कहते हैं कि भूगोल के रूप में समाकलित विज्ञान हो, भूगोल एक विस्तारित तथ्य हो, ये विस्तार से प्रभावशाली हो, ये भूगोल की ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सरलतापूर्वक इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस रूप में इसका, तो यह भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। तो भूगोल किस पे, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। तो बात होती कि जिस रूप में हमने उसका अध्ययन किया और नए विश्व देशों के चारों ओर एक विश्व समुद्र का भूभाग था, उसके आधार पर इसका वर्णन किया, उसकी किस रूप में उसका विश्लेषण कर उसके आधार पर उसकी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और एक साथ उसकी किस रूप में उसकी स्थिति को पहचाना। तो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक स्थानिक संदर्भ में भूगोल की कोई भी कालक्रम के रूप में घटना हो सकती है। जैसे मान लो इस रूप में ये समग्रता के समाकलन भूगोलवेत्ता से संबंधित समाकलित, यानी समाकलित विषय के रूप में अध्ययन है, जिसमें भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है और स्थानिक दूरी और विश्व के इतिहास की दिशा बताते हैं कि विश्व में इतिहास कैसा है, उसकी दूरी कैसी है, उसके आधार पर उसका संचलन कैसा होता है, संचलन कैसे किया जाता है। तो ये कहते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं को विवेचन करें और उनमें प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकते हैं। अब कई बार आता है कि भौगोलिक और भौतिक उच्चावच, तो भौतिक उच्चावच में की बात होती तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, तो ये जो भी फिलामेंट देखते हैं हम धरातल पर जो भौतिक से, लेकिन उनके साथ मानव का संबंध हो वो भौगोलिक प्रदेश कहलाते हैं। जैसे भौतिक प्रदेश में पर्वत, पठार, नदियां में, इसके साथ जनसंख्या
मानव का उसके रूप में कार्य करना, वनस्पति, मिट्टी, कृषि के क्षेत्र, कृषि के प्रारूप, उसके साथ उसका अवसर प्रदान करना और उसी के रूप में उसका प्रोसेस करना। तो ये सभी स्थान तथ्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी तथ्य हैं उनके बारे में एनालिसिस करना और उसकी सही रूप में व्याख्या करना एक इस रूप में अवकलन या समाकलन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर बात है कि दो चीजें आती है। एक तो होता है कि मानव भूगोल और मतलब भूगोल की शाखाएं, यानी भूगोल की दो शाखाएं हैं, भूगोल की शाखाओं का अध्ययन, भूगोल की शाखाएं। तो एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो बताइए कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या डिफरेंस। तो भौतिक भूगोल से अभिप्राय है कि भौतिक जो तथ्य हैं या भौतिक जो क्षेत्र पृथ्वी पर स्थित हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, जल संबंधी, वनस्पति संबंधी, मिट्टी संबंधी, कृषि के जो क्षेत्र एरियाज हैं, उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो मानव के द्वारा किए जाते हैं, वो मानव के द्वारा। तो भौतिक भूगोल जो भौतिक जो तथ्य हैं उन पर मानव अपने कार्यकलाप करता है, वो दोनों का अंतर है। जैसे मान लो मानव भूगोल, तो मानव क्या है, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, और मानव के आर्थिक क्रियाकलाप का जो धरातल पर जो भौतिक तथ्य उनके अनुसार वो करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले मानव प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रिया करता। प्राथमिक क्रिया में क्या, कृषि करना, मत्स्य पालन करना, खाने खोदना, जल संग्रहण करना, वनों से लकड़ी काटना, लकड़ी काट के लाना और मत्स्य पालन करना। तो ये सब किस में आता है, उसी के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने बताया कि फिर उसमें द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, द्वितीय क्रिया में उद्योग का विस्तरण होगा, तृतीय में परिवहन के साधनों का विस्तरण होगा, और चतुर्थ में उच्च संस्थान, और पंचम क्रिया में उन साधनों के द्वारा जो भौतिक पर्यावरण के साधन के रूप में उनका उच्च संस्थान में शोध के कार्य के रूप में वर्णन करना। तो बात आती है कि भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान है। तो भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसा कि रेखा चित्र में मैं आगे एक रेखा चित्र बताऊंगा उसके रूप में वर्णन करेंगे। पहले हम रेखा चित्र देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको वापस देखेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम भूगोल के विषय क्षेत्र संबंधित अध्ययन करेंगे। जब पिछला जो अध्याय में हमने छोड़ा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे कुछ क्षेत्र के रूप में हमें कुछ बिंदु दिखाई नहीं दे रहे थे। तो नेक्स्ट वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है भूगोल का जो क्षेत्र, भूगोल का क्षेत्र संबंधित है और अन्य विषयों से इसका संबंध क्या है। तो बात आती कि भूगोल का कौन सा क्षेत्र है। तो भूगोल के परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करते हैं कि भूगोल अन्य समाज विज्ञानों से परिकलन के रूप में और अन्य बिंदुओं के रूप में अध्ययन करता है, और उनकी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और उनका विषय क्षेत्र भी अत्यंत प्रारूप के रूप में अनगिनत है। भूगोल का जो क्षेत्र है आज भी सर्वमान्य है। विश्व में जितने भी क्षेत्र हैं संसाधन के रूप में, तकनीक के रूप में और विभिन्न विषय के रूप में उनका आकलन करना अभी भी असंभव है, लेकिन फिर भी हम उनके क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर इसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। तो आज हम भूगोल के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका सबसे पहले भू आकृति विज्ञान की शाखा का अध्ययन करेंगे, जिसका एक रूप के अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आती है कि भूगोल का जो क्षेत्र है, सबसे पहले भू आकृति विज्ञान यानी भू विज्ञान या भू आकृति विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन।
तो भू आकृति विज्ञान ये सबसे पहला प्रारूप दिया है उसमें कि भू आकृति विज्ञान, भू विज्ञान यानी सबसे पहले भू आकृति विज्ञान, जो भी स्थल रूप थे उन पर किस किस रूप में आकृतियों का विस्तार हुआ। तो सबसे पहली बात आती जो चट्टानें थी, वो चट्टानें बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में टूटकर नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर परिवहन हुआ और परिवहन के बाद उनका निक्षेपण हुआ, जो भी है आनाछादन के रूप में प्रारूप इनका प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि भू विज्ञान यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भू विज्ञान से जो भी शिलाकृतियां बनती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों के निर्माण के सिद्धांत, पर्वतों से बनने वाली कौन कौन सी हिमालय है, अरावली है, इनसे संबंधित कौन कौन सी सवर्ण तरंगें चलती है, भूगर्भीय मैग्मा के अंदर कितना लावा है, बाहर कब आता है, बाहर कब निकलता है, उनके स्वरूप के आधार पर हम वर्णन करते हैं। तो फिर आता है कि अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है और परिवहन क्या होता है। तो चट्टानों का जो टूटता है वो नीचे गिरता है, वो अपक्षय कहलाता है। तो फिर बात आती है कि अपरदन क्या होता है, तो वो जो चट्टाने टुकड़े गिरे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागकर किसी ले गए तो वो कहलाता है अपरदन, और जहां जाकर वो चट्टानों के टुकड़े जमा हो जाते हैं वो कहलाता है निक्षेपण। तो ये सब चीजें अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी है, कहाँ विश्व में कहाँ है, ये कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं, भूकंप की संभावना विश्व में कहाँ बनी हुई है, तो उसके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। तो फिर भी हमें बेसिकली इसका कितना प्रारूप है और कहाँ हिजड़ा। फिर बात आती है कि भू विज्ञान या भूधरातल पर या जो भी शिलाकृतियां कौन कौन सी है, तो वायु के द्वारा कौन कौन सी शिलाकृति बनती है, वायु के द्वारा अपरदनात्मक शिलाकृतियां, निक्षेपणात्मक शिलाकृतियां, परिवहन से संबंधित शिलाकृतियां। फिर बात आती है आपके नदी के द्वारा, तो नदी का पृथ्वी धरातल पर जल बहाव होता है तो जल के द्वारा बनने वाली शिलाकृतियां, उसमें भी अपरदन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, परिवहन के द्वारा। फिर बात आती है हिमानी के द्वारा, तो हिमानी में अपरदन, निक्षेपण और परिवहन के द्वारा शिलाकृतियों का निर्माण होता है। फिर समुद्र तटीय द्वारा, फिर भूमिगत जल के द्वारा जो बनने वाली शिलाकृतियों का वर्णन इसमें किया जाता है। फिर बात आती कि नदी युवावस्था लेकर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक कैसे कार्य करती है, किस किस रूप में उसका फैलाव होता है, किस किस रूप में वो जाकर अपनी नदी का लास्ट में जो परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य करती है, उसका एनालिसिस इस भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। और इसी से संबंधित जब हम पढ़ते हैं कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आकारिकी, तकनीकी या इंजीनियरिंग से संबंधित, खनिज संसाधन संबंधित या जल विज्ञान से संबंधित, इससे संबंधित इनका नियम किया था। तो पहला टॉपिक हमारा है कि वो है भू विज्ञान या भू आकृति विज्ञान से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा जलवायु विज्ञान, यानी दूसरा है मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान अब इसके अंदर बात आती कि मौसम से संबंधित, तो पहली बात सबसे बात आती कि मौसम जलवायु का ही पार्ट है। तो जलवायु विज्ञान के हम प्रारंभ करते हैं। तो जलवायु विज्ञान के अंदर सबसे पहली बात आती है वायुमंडल। तो सबसे पहले हम छोटी मोटी बात कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, विभिन्न धूलकण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। उन गैसों में हल्की गैसें भी होती है, भारी गैसें भी होती है, पृथ्वी के समीप भी होती है, पृथ्वी से दूर भी होती है, निष्क्रिय भी होती है, अनिष्क्रिय गैसें भी होती है। तो नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इनसे रिलेटेड तो ये बड़ी बड़ी गैसें हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे कि फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो इसका एनालिसिस और डिटेल में हम करेंगे। तो फिर बात आती है कि सूर्यताप क्या होता है, कि जो सूर्य से जो किरणें आती है लघु तरंग के रूप में धरातल पर, वो धीरे धीरे धरातल गर्म करती है, उसे सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो अक्षांश है, सूर्य से धरातल की दूरी है, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई पर भिन्नता है, तो सूर्य के किरणों का तिरछा पर पड़ना है, ये सब
इससे रिलेटेड, तो उसमें बजट कितना है, कितनी धरातल पर रहेगी, वापस वायुमंडल में विखेरती कितना है, तो उस रूप में उस बजट का करते हैं। फिर तापमान का लंबवत वितरण कितना है, क्षैतिज वितरण कितना है, उसके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। फिर बात आती तापमान क्या है, वायुदाब क्या है, वायुदाब प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वायुदाब का लंबवत वितरण कैसा है, क्षैतिज वितरण कितना है। फिर उसके बाद आती मौसम से संबंधित, तो जैसे मौसम संबंधित तो जलवायु का ही पार्ट है, तो मौसम हमेशा अल्प अवधि के लिए और जलवायु दीर्घ अवधि के लिए। जैसे मान लो 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने वर्षा ऋतु, 3 महीने शीत ऋतु, 3 महीने ग्रीष्म ऋतु, तो इन तीनों का जो प्रोसेस होता है वो एक फ्लो सीक्वेंस में चलता है, और जितने भी प्रोसेस रहते हैं चारों ओर इनका फैलाव हो जाता है। तो फिर जैसे मान लो मानसून है, तो मानसून कब कब आता है, तो शीतकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, वर्षा ऋतु मानसून, शरद मानसून, लौटते हुए मानसून, तो उस रिलेटेड से क्या। फिर बात आती ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में फिर हवाओं के रूप में जल समीर, घाटी समीर, स्थल समीर, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी हवाएं ठंडी है, कौन कौन सी गर्म हवाएं, चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, उनसे संबंधित। तो विश्व में जलवायु का वर्गीकरण जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि कोपेन के अनुसार कौन कौन सा इसका प्रोसेस दिया हुआ है। फिर बात आती है नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं तीसरा जल विज्ञान, यानी जल विज्ञान की हम बात करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान, तो हम जल विज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तीसरा जल विज्ञान। अब जल विज्ञान में बेसिकली हम क्या करते हैं, जल, तो हम देखते हैं कि जल ही जीवन है, यानी हमारे पृथ्वी तत्व पर जल एक ऐसा कारक है जो पूरे 71% भाग पर विद्यमान है। तो फिर हम इसका प्रोसेस भी जान लेते हैं कि जल की क्या आवश्यकता है, जल का कितना प्रोसेस रहा है, जल को किस रूप में हम देखते हैं। तो पृथ्वी के रूप में जल एक नीले ग्रह के रूप में दिखाई देता है। तो हम कई बार देखते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, और जल का हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व है कि मानव से लेकर पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी जलाशय हैं, सबको जल की अत्यंत आवश्यकता है, और जल का एक बेसिकली कारक भी माना गया है मानव जीवन के लिए। तो बात आती कि जैसे जल चक्र मान लो कि जल चक्र का कैसे प्रोसेस चलता है। तो जल चक्र में क्या होता है कि जैसे ही जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने से जो पानी है वो समुद्र में जाता है, और समुद्र से गैस के रूप में वाष्पीकरण होकर वाष्पोजन की क्रिया बनकर संघनन होते हैं, फिर बादल बनते हैं, और बादल से वापस वर्षा होती है, वर्षा से वापस, तो ये इसका क्रम है जल चक्र का। तो जल से संबंधित अब बात आती कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्र की बात हो रही, तो समुद्र में जल है, तो जल जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है, यानी सूर्य किरणें जैसे आएगी तो जल को गर्म करेगी, जैसे रात होगी तो जल शीतल ठंडा हो जाएगा। तो कहते हैं कि समुद्र के अंतर्गत भी पर्वत है, चट्टाने हैं, अंदर कंदराएं हैं, विभिन्न प्रकार के ढाल है, तो उनके रूप में उसका अध्ययन होता है कि समुद्र की कितनी गहराई है, कितनी गहराई पर पानी की आवश्यकता है, वहाँ पर कितने मैदान है, कौन कौन से खनिज तत्वों का प्रधानता पाई जाती है, उसके अंतर्गत कितना गहराई पर तापमान प्रविष्ट हो सकता है। तो ये समुद्र से रिलेटेड लवणता कितनी है, खारापन कितना है, समुद्री घनत्व कितना है, समुद्र में कौन कौन सी धाराएं चलती है, ठंडी धारा, गर्म धारा। अभी समुद्र के किनारे खड़े होकर हम देखते हैं तो वहां से एक लहर आती है, यूं करती सीधी सीधी हमारे पास आती है, वो एकदम गायब हो जाती है। तो एक समुद्री धाराओं का एक चक्रण माना जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 4th पॉइंट हमारा मृदा विज्ञान यानी मृदा भूगोल। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट तो मृदा विज्ञान के बारे में। अब मृदा विज्ञान से रिलेटेड यानी जो हमारा सरफेस है धरातल के पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक पतली परत के रूप में जो जमी हुई परत होती है या मिट्टी होती है उसे मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी असंगठित पदार्थ, असंगठित
छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, शिलाखंड, बारीक चिक्का मिट्टी, रेत के कण, बलुई मिट्टी, जो भी है एक उसका एक प्रारूप माना जाता है। तो फिर बोलते हैं कि मृदा भूगोल में इसकी क्या क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या क्या उपयोग है, मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयोग होती है, और मिट्टी का उपयोग अधिवासों के रूप में, मिट्टी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में, मिट्टी का ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी में अलग अलग प्रकार, मान लो जैसे मिट्टी में, भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अलग अलग लाल मिट्टी, चिक्का मिट्टी। तो इनके क्या है कि अलग अलग विषय है। जैसे किसी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है किसी में ह्यूमस की मात्रा कम है, किसी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा है, किसी में जल धारण करने की क्षमता कम है। तो उस रूप में उस मिट्टी का टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में जाकर, अलग अलग प्रारूप के रूप में। तो ये हमारा मृदा भूगोल संबंधित। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा पॉइंट है वनस्पति। वनस्पति विज्ञान या पादप भूगोल। अब वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो वनस्पति भी क्या है कि मिट्टी के बाद दूसरा समीकरण है, यानी जब मिट्टी होगी वो वनस्पति होगी। तो मान लो वनस्पति की बात करते हैं तो वनस्पति एक ह्यूमस की मात्रा होती है और धरातल पर छोटे छोटे पदार्थों के रूप में या मिट्टी की पारदर्शिता के रूप में जब वर्षा ऋतु है उसके रूप में उपज होती है तो वो वनस्पति कहलाती है। अब वनस्पति में जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो वहाँ साल भर वर्षा होती है, साल भर तापमान उच्च रहता है, तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र और इधर पश्चिमी घाट, यहाँ अधिक बारिश होती है तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिराते हैं उनको पत्तों के रूप में, उसे पर्णपाती कहते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंध, आर्द्र कटिबंध, मरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके बारे में। फिर आती पौधों के रूप में जो छोटे छोटे प्लांटेशन होते हैं, उनमें किस रूप में मिट्टी होती है, मिट्टी में हम बीज डालते हैं और बीजों का प्रयोग करते हैं, उन बीजों के रूप में उसके स्वचलित होते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, जल का उपयोग करते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो पौधे बड़े होते हैं, फिर गमले के रूप में उसका प्लांटेशन करते हैं। तो ये इस रूप में वनस्पति और पादप का किस प्रकार सूर्य से आने वाली किरणों से भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उससे रिलेटेड हम उसका अध्ययन करते हैं। तो बात यही खत्म नहीं होती, फिर बात होती कि जो पादप और वनस्पति भूगोल का हम एक साथ एनालिसिस करते हैं तो दोनों का मिश्रित रूप एक वनस्पति के रूप में उसका उदाहरण होता है और उस रूप में हम से आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट जो है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान का अध्ययन। तो भूगोल के क्षेत्र के रूप में प्राणी विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं और उस रूप में केवल हम देखते भी है कि किस किस स्थिति पे आ गए हम चलते हैं कि मानव समुदाय ने चिंतन प्रारंभ किया। तो प्राणों के रूप में तो हम केवल देखते हैं कि मानव ने जब से जन्म लिया कौन कौन से कार्य निर्धारित किए, किस रूप में उसने कार्य किया। मानव सबसे पहले मानव जंगलों में रहता था, तो जंगलों में क्या करता था कि जंगलों में
वहां से पृथ्वी की जो फैले ऊंचाइयों के आवरण में रहता था, चारों ओर वायु के आवरण में, और वह अपना जीवन संभव करता था। तो प्राचीन काल में मानव जंगलों में रहकर कंदमूल फल खाता था, वहाँ पे आग का आविष्कार करता था, पत्थर को चिंगारी के मार कर उसमें आग का आविष्कार किया। उसने खेत खलिहान के बारे में सोचा कि ये मिट्टी है, ये पेड़ पौधे हैं, इनको कैसे उपजाऊ किया जाए, किस प्रकार इसमें खेती की जाए, किस आधार पर इसका आगे की ओर प्रोसेस बढ़ाया जाए। कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं तो सिंचित कृषि, असिंचित कृषि, शुद्ध बोया गया, कुल बोया गया, प्रति भूमि, बंजर भूमि, उनके बारे में अध्ययन किया। फिर उद्योग के बारे में, तो प्राणी जिस जिस रूप में अध्ययन करता गया उसका उत्साह बढ़ता गया और ये वैज्ञानिक रूप में उसका वर्णन हुआ। फिर नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक विज्ञान और मानव भूगोल। मानव भूगोल तो मानव भूगोल के अंदर पारिस्थितिक विज्ञान के सवाल, तो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो परिस्थिति के अनुसार, जैसे मान लो हम मानव भूगोल की बात करें, मानव हम सब चीजें पढ़ते हैं कि मानव भूगोल अन्य समाज विज्ञानों का भूगोल है, अन्य सभी विषयों से इसका संबंध निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर हम इसका वर्णन करते हैं। जैसे मान लो अजैविक और जैविक तत्व। अब अजैविक कौन कौन से हो गए, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झीलें, ये सब अजैविक है, इसमें जीव नहीं है। लेकिन जैविक तत्व वो है मनुष्य, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जीवाणु, पशुपालन, ये सब जीव, तो ये सब मिलकर दोनों मिलकर एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं, यानी परस्पर हम क्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत इन सब का महत्व आज भी इतना बढ़ गया जिस रूप में हम उसे देखते हैं। तो मानव भूगोल की यह बात आती कि बेसिकली जितने भी फंडामेंटल्स हम पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, उन रूप में मानव एक आवास के रूप में, एक अधिवास के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, एक आर्थिक क्रिया के रूप में, एक परिवहन साधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में मानव भूगोल में इस परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल, अब इसका नाम से करते हैं परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का आवरण, वो चारों ओर पर्यावरण का जो आवरण है या चारों ओर वायु का आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरण, यानी परि यानी हमारे चारों ओर जो आवरण विद्यमान है उसे हम पर्यावरण भूगोल कहते हैं। तो कहते हैं कि पर्यावरण, जब भूगोल की बात करते हैं तो ये जलवायु से संबंधित है कि पर्यावरण में कितना बदलाव है। अभी मान लो जैसे कोई भी बारिश आने की संभावना है तो तुरंत हमें अनुमान लग जाएगा कि आज हमें पृथ्वी के बारे में, आप पर्यावरण के बारे में कोई बदलाव दिख रहा है कि थोड़ी देर बाद बिल्कुल बारिश होने वाली है, यानी बादल हो गए काले और धूप बिल्कुल हट गई और ऐसा ठंडा मौसम हो गया, हवा बंद हो गई, तो और घनघोर वर्षा और तेज बिजली कड़क रही, तो बारिश होने वाली है। तो तुरंत प्रभाव से पर्यावरण बदलाव, मान लो थोड़ी देर बाद धूप आ गई तो फिर पर्यावरण बदलाव हो गया। तो इस रूप में वो पर्यावरण संबंधित बदलाव होता रहता है और पर्यावरण की अनेक विशेषताएं पारिस्थितिक तंत्र के साथ भी संबंध रखती है। जैसे जैविक तत्व, अजैविक तत्व दोनों का मिश्रण एक विषय के रूप में भी पारित होता है, जिसका अवकलन हम आगे अध्यायों में भी करेंगे। तो कहते हैं कि इनमें बहुत सारे पॉल्यूशन है, बहुत सारे मानव का पर्यावरण प्रभाव है, जैसे ओजोन मंडल का जो अपक्षरण हो रहा है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, अम्ल वर्षा, विभिन्न प्रकार के मृदा अपरदन का प्रारूप, खनिज संसाधनों का प्रारूप, बाढ़, सूखा, ये सभी पर्यावरण के क्षति को पहुंचाने वाले कारक माने जाते हैं। तो फिर बात आती है कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जैसे पॉल्यूशन, प्रदूषण, तो जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, तो जैसे जल है तो जल प्रदूषण कि जल में अवांछित तत्वों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल के निवारण, कई बार अपन देखते हैं सुबह पानी आता है तो पानी में कड़वापन हो गया तो बोला आज जल
बेकार है, उसमें कुछ दवाइयों के कीटाणु समेत कुछ खारापन है, या तो हल्का खारा होता तो हम क्या उसको पीने में असमर्थ हो जाते हैं, उसको लेते नहीं। तो फिर क्या बात आती है कि इनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या इनके सुझाव दे सकते हैं, उपाय हो सकते हैं जिनको दूर कर सकते हैं इन पॉल्यूशन की। फिर उसके बाद इसमें कई प्रकार की पर्यावरण से रिलेटेड अनेक कार्यकलाप होते हैं जिनका वर्णन कर सकते हैं। तो फिर ये कहता है कि जितने भी प्रोसेस हुआ उसका प्रारूप इस रूप में हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल की हम बात करें तो ये मानव शास्त्र से संबंधित है। अब मानव शास्त्र क्या कहता है कि मानव की संस्कृति क्या है कि मानव ने संस्कृति में धर्म धारण करना, और धर्म का अर्थ है धारण करना, यानी किसी भी चीज को हम धारण कर लेते। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई, मेरा धर्म क्या है, सुबह उठ के मुझे पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद मुझे ऑफिस पर जाना, अपना नित्य कार्यक्रम करना, नित्य कर्म करना, रोज सुबह से शाम तक जो मेरा वर्क है वो मुझे करना। यानी किसी भी धर्म को मैं धारण करता हूँ और उसी के आधार पर मुझे चलना चाहिए, ऐसा सांस्कृतिक हो। तो हमारी संस्कृति क्या है, संस्कृति में हम किस प्रकार रहते हैं, हमारा खान पान क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारी बोली चाली क्या है, और हमारे शब्द क्या है, हम किस परिस्थिति में कहाँ जाकर कितना बोलते हैं, कम बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं, किस जगह बोलते हैं। तो कई बार होता है कि हम जन्म होते ही बोलने में तो बोलना सीख जाते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में कितना बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये हम जीवन भर नहीं सीख पाते। और ये हमारा अनुभव भी है, और ये मानव शास्त्र समाजशास्त्र में बताया गया है। ये मैं मन से नहीं बताऊं, लेकिन ऐसा माना गया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन तो बात आती कि भूगोल में प्रारंभ से लेकर और अब तक जितने भी भूगोलवेत्ता हुए तो उन्होंने क्या किया, प्राचीन काल में ब्रह्मांड सूर्य सिद्धांत में दिया गया, उपनिषद के बारे में, विभिन्न काव्य खंडों के बारे में, भूगोल को समुद्र के रूप में कि पुरानी काल में कितने समुद्र थे, पुरानी काल में कितने महाद्वीप थे, और महासागर कहाँ स्थित था, महाद्वीप कहाँ स्थित थे पुराण काल में, उनमें से भूगोलवेत्ता हुए। तो इसमें कई ग्रीक विद्वान, जर्मन भूगोलवेत्ता, अरब भूगोलवेत्ता, फ्रांस भूगोलवेत्ता, और सभी भूगोलवेत्ताओं ने अपना अपना भौगोलिक चिंतन बताया। तो कैसा भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने बताया कि वनस्पति ताप में समानता है। ये भूगोल ने बताया कि भूगोलवेत्ता ने बताया कि नहीं वनस्पति में के साथ साथ आर्द्रता भी होनी चाहिए, तापमान भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी मिट्टी, बाकी भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो फिर किसी भूगोलवेत्ता ने बताया कि नहीं मानचित्र पर हम इसका अध्ययन करते हैं तो भौगोलिक ज्ञान के साथ, यानी भौगोलिक प्रभाव के साथ किसी क्षेत्र की सही स्थिति को जानने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो बोले बिल्कुल सही है कि मानचित्र का प्रयोग हम रंगों के द्वारा करते हैं, हम संकेत के द्वारा करते हैं। मानचित्र के लिए मापनी आवश्यकता होती है, मानचित्र के लिए भौतिक मानचित्र आवश्यक है। मानचित्र को पढ़ने के लिए हमें इसकी इस्तेलाकृति मानचित्र होनी चाहिए, भूगोल मानचित्र होना चाहिए, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र का मानचित्र होना चाहिए, खनिज मानचित्र होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसकी थीमेटिक मैप के आधार पर भी इसका वर्णन किया जा सकता है। जिसमें भारत या विश्व की हम बात करें तो उसकी इस्तेलाकृति कैसी है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भौगोलिक चिंतन है, दर्शन, यानी किसी के बारे में सोचना और उसका अध्ययन करना, वो भौगोलिक चिंतन या दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, अब नाम ही है सामाजिक भूगोल, तो समाजशास्त्र है।
अब समाज में क्या कहते हैं, हम कभी फिलोसफी पढ़ते हैं तो समाज में हम क्या क्या देखते हैं कि समाज का कौन सा प्रारूप है, समाज में किस रहन सहन क्या है, समाज खान पान क्या है। मैं थोड़ा इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि समाज के बारे में सब जानते हैं और इससे रिलेटेड ये सामाजिक भूगोल का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल, यानी इतिहास के बारे में। इतिहास, तो इतिहास क्या है, प्राचीन काल इतिहास कैसे थे, कैसे राजा होते थे, कैसे महाराजा होते थे, उनका उपयोग किस प्रकार किया था, कौन से मंजिल पुरानी मंजिल होती थी, उनका किस किस राजा ने निर्माण कराया, कौन सी शैली प्रसिद्ध थी, अकबर जितने भी, हुमायूं जितने भी प्राचीन हुआ है। लेकिन इतिहास क्या है, अब इतिहास की बात करिए कि यहाँ से भूगोल से संबंधित कि प्राचीन काल में इतिहास के रूप में भूगोल कैसे जाना जाता है। तो कहते हैं कि मदर ऑफ साइंस, यानी भूगोल को मदर ऑफ साइंस, यानी अन्य सभी विज्ञानों के साथ साथ भूगोल को प्रारूप माना जाता है। कि इतिहास में हम देखें तो भूगोल और इतिहास दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों का घनिष्ठ संबंध माना जाता है। कि प्राचीन काल में भूमि पर ये चीज, जैसे कृषि, तो प्राचीन काल से चलता रहा कृषि का प्रारूप, तो कृषि को हम पढ़ते हैं इतिहास के रूप में। या प्राचीन काल से हमारी संस्कृति रही, प्राचीन काल से ये सभ्यता रही, प्राचीन काल से हमारा ये धर्म है, प्राचीन काल से हम छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल से हम ये देख रहे हैं, तो प्राचीन काल से शिलाबंदी हुई, प्राचीन काल से मानसून है, प्राचीन काल से हम, तो ये इतिहास बन गया। तो इतिहास के रूप में हम देखते हैं कि भाई इतने साल हो गए हम तो बारिश की कल्पना ही कर रहे हैं, कभी सूखा पड़ता है, कभी तेज बारिश होती, या हम ये प्राचीन इतिहास हो गया हमारा कि इतिहास में हमने खूब हिमयुग आए, खूब जलवायु परिवर्तन हुए, खूब सम्मेलन हुए उनके बारे में। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान में भूगोल के संबंध बिल्कुल है। भूगोल में जितने भी प्रारूप के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, तो भूगोल एक विषय के क्षेत्र के रूप में, संसाधनों के रूप में, जनसंख्या के रूप में और एक क्षेत्रीय के रूप में हम अध्ययन करते हैं। मान लो भारत के आस पड़ोसी देश कौन से, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, जलीय क्षेत्र, तो ये आसपास के जो क्षेत्र हैं इनकी राजनीतिक सीमा कैसी है, इनसे हम क्या क्या व्यापार करते हैं, किस रूप में इनका आयात करते हैं। अब जैसे मान लो कोयले का करते हैं, पेट्रोल का करते हैं, खनिज संसाधनों का हम आयात निर्यात करते हैं, तो ये संसाधन के रूप में। फिर राजनीतिक हम जब भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं, सीमा क्या है, सीमांत क्या है, कृषि से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रिया, औद्योगिक संबंधित क्या है, तो ये और भू राजनीति के संसाधन के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो ये राजनीति शास्त्र का रूप में हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल तो जनसंख्या भूगोल की बात करते हैं तो किस किस रूप में, तो जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या के आधार पर कौन से प्रोसेस है, उसके आधार पर जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है, किस रूप में इसका प्रोसेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल। तो अर्थव्यवस्था के बारे में, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, उनमें से क्रियाकलाप करने, कृषि है, खनिज संसाधन है, उद्योग है, धंधे हैं, इनके बारे में, परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार है, तो आर्थिक संसाधन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद आर्थिक सांख्यिकी। आर्थिक सांख्यिकी का अध्ययन, तो अब कहते हैं भूगोल के रूप में पहले क्या होता है, सांस्कृतिक एवं गणित तकनीकी के आधार पर वर्णन किया था। तो गणितीय आंकड़ों को अधिक महत्व दिया था। जो भी आंकड़े होते हैं कलेक्ट करके उनका अलग अलग संख्या के रूप में भूगोल में प्रवृत्ति का अंतर के अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर आर्थिक सांख्यिकी का प्रारूप तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है गणित और खगोलिकी। गणित
तथा खगोल की विज्ञान अब भूगोल में क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में कौन से तारे हैं, अनगिनत क्षुद्र ग्रह हैं या सोलर सिस्टम ग्रह, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ उनके जो डेटा होते हैं उनके साथ साथ उनका अध्ययन करें हम तो गणितीय खगोलिकी और उसके आधार पर इन अनगिनत जितने भी तत्व समूह हो उनका अध्ययन भूगोल विषय के रूप में किया जाता है और उसी के आधार पर हम इनका वर्णन करते हैं भूगोल के क्षेत्र के रूप में। तो आज हमने भूगोल का क्षेत्र और अन्य समाज विज्ञान के साथ थोड़ा वर्णन किया, लेकिन भूगोल का जो क्षेत्र है कितना व्यापक और कितना निरंतर और कितना लघुत्रात्मक रूप में विस्तृत फैला हुआ है उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।